नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अभिनव कविता एवं कहानियां। आज हम लेकर आए हैं महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी पछतावा। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की छोटी सी गलती भी कभी कभी जीवन भर का पछतावा बन जाती है। तो आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी की भावपूर्ण और सीख देने वाली कहानी पछतावा। पछतावा। प्रेमचंद। पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज से निकले तो कस्बे माश की फिक्र दामनगीर हुई। रहमदिल और बाउसूल आदमी थे। इरादा था कि काम ऐसा करना चाहिए जिसमें अपनी गुजरान भी हो और दूसरों के साथ हमदर्दी और दिल सोजी का भी मौका मिले। सोचने लगे, अगर किसी दफ्तर में क्लर्क बन जाऊं तो अपनी गुजर तो हो सकती है, लेकिन अवाम से कोई ताल्लुक न रहेगा। वकालत में शरीक हो जाऊं तो दोनों बातें मुमकिन हैं, मगर हजार एहतियात करने पर भी दामन को साफ रखना मुश्किल होगा। पुलिस के महकमे में गुरबा परवरी के बेइंतहा मौके हैं, मगर वहाँ की आबो हवा आज़ाद मनिश और नेक नियत आदमी के लिए नामुवाफिक है। माल के सीगा में कायदा और कानून की गर्म बाजारी है। बेलौस रहने पर भी सख्ती और जब्र से मुहतरिज रहना गैर मुमकिन। इस तरह बहुत गौर व फिक्र के बाद उन्होंने फैसला किया कि किसी ज़मींदार के यहाँ मुख्तार आम बन जाना चाहिए। तनख्वाह तो ज़रूर मिलेगी, मगर गरीब काश्तकारों से रात दिन का ताल्लुक रहेगा। हुस्ने सलूक के मौके मिलेंगे, सादगी की जिंदगी बसर होगी। इरादा मजबूत हो गया। कुंवर विशाल सिंह एक साहिब सरवत जमींदार थे। उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मुझे भी अपने नमकख्वारों के जुमरे में शामिल कर लीजिए। कुंवर साहब ने उन्हें सर से पांव तक देखा और बोले, पंडित जी, मुझे आपको अपने यहाँ रखने से बड़ी खुशी होती, मगर आपके लायक मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। दुर्गानाथ ने कहा, मेरे लिए किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक काम करने को तैयार हूँ। तनख्वाह जो कुछ आप बखुशी देंगे वो मुझे मंजूर है। मैंने तो इरादा कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी न करूँगा। कुंवर विशाल सिंह ने मगरूराना अंदाज से फरमाया, रईस की नौकरी नौकरी नहीं, रियासत है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपया महीना देता हूँ और वो तंजीब की अचकन पहनकर निकलते हैं। दरवाज़ों पर घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपया से ज़्यादा नहीं पाते, लेकिन शादी ब्याह वकीलों के ख़ानदान में करते हैं। मालूम नहीं उनकी कमाई में क्या बरकत होती है। बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ही ऐसे हैं जो बिला तनख्वाह के कारिंदगी या चपरासगिरी करने को तैयार बैठे हैं, मगर अपना ये उसूल नहीं। समझ लीजिए, मुख्तार आम अपने इलाके में ज़मींदार से कम हैसियत नहीं रखता। वही रौब, वही हुकूमत, वही शान। जिसे इस नौकरी का चस्का लग चुका है, उसके सामने तहसीलदारी की क्या हकीकत है। पंडित दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की तायीद नहीं की, जैसा कि करना उनका फर्ज था। दुनियादारी में अभी कच्चे थे। बोले, अभी तक मुझे किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा है। मैं तो अभी कॉलेज से निकला आता हूँ और ना मैं इन वजूह से ये नौकरी करना चाहता हूँ जो आपने फरमाए हैं, मगर इतने कलील शहरा में मेरा गुजर न होगा। आपके और मुलाजिम आसामियों का गला दबाते होंगे। मुझसे मरते दम तक ये फेल न होंगे। अगर ईमानदार नौकर की कद्र होती है तो मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द मुझसे खुश हो जाएंगे। कुंवर साहब ने बड़ी मतानत से कहा, बेशक ईमानदार आदमी की सब जगह कद्र होती है, लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादा तनख्वाह देने की गुंजाइश नहीं है। ज़मींदार की इस नाकदरी पर किसी कद्र तरस होकर पंडित जी ने जवाब दिया, तो फिर मजबूरी है। इस तकलीफ देही के लिए माफ़ फरमाइएगा, मगर मैं आपसे कह सकता हूँ कि ईमानदार आदमी इतना सस्ता न मिलेगा। कुंवर साहब ने दिल में सोचा कि आखिर अदालत कचहरी रोज़ होती ही रहती है। सैकड़ों रुपए तजवीज़ों और फैसलों के तर्जुमे में सर्फ हो जाते हैं। एक अंग्रेजीदा आदमी मिलता है, बिल्कुल सादा लोग। कुछ ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी तो कोई मुजायका नहीं, मगर पंडित जी की बात का जवाब देना ज़रूरी था। बोले, महाराज, ईमानदार आदमी ईमानदार ही रहेगा, चाहे उसे तनख्वाह कितनी ही कम दीजिए। और न ज़्यादा तनख्वाह पाने से बेईमान ईमानदार बन सकता है। ईमान का रुपए से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने ईमानदार चपरासी देखे हैं और बेईमान हाईकोर्ट के जज। लेकिन खैर, आप होनहार आदमी हैं, मेरे यहाँ शौक से रहिए। मैं आपको एक इलाके का मुख्तार बना दूंगा। आपका काम देखकर तरक्की भी करूंगा। दुर्गानाथ 20 रुपये माहवार पर राजी हो गए। वहाँ से 2.5 मील पर कुंवर साहब के कई मौजे चांदपार के इलाके के नाम से मशहूर थे। पंडित जी उस इलाके के मुख्तार आम मुकर्रर हुए। दुर्गानाथ चांदपार के इलाके में पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि वाकई जैसा कुंवर साहब कहते थे, रियासत की नौकरी बजाय खुद रियासत है। रहने के लिए खूबसूरत बंगला, फर्श फरोश से सजा हुआ, सैकड़ों बीघा की सैर, कई नौकर, कई चपरासी, सवारी के लिए एक खूबसूरत टांगन, आसाइश और तकल्लुफ के सब सामान मौजूद। मगर उन्हें ये ठाट बाट देखकर कुछ ज़्यादा खुशी न हुई, क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों तरफ काश्तकारों के झोपड़े थे। फूस के बने हुए, जिनमें मिट्टी के बर्तनों के सिवा
और कोई असासा न था। बंगला वहाँ के उर्फे आम में कोट मशहूर था। लड़के सहमी हुई आंखों से बरामदे को देखते, मगर ऊपर कदम रखने की जुर्रत न होती। इस इफ्लास के बीच में सरवत और तमव्वुल का ये नज़ारा उनके लिए निहायत दिलशिकन था। काश्तकारों की ये हालत के सामने आते हुए थर थर कांपते थे। चपरासी लोग उनसे बिला तू तकार के बात न करते। पहले ही कई सौ काश्तकारों ने पंडित जी की खिदमत में नजराने पेश किए, मगर उन्हें कितना ताजुब हुआ जब उनके नजराने वापस कर दिए गए। काश्तकार तो खुश हुए, मगर चपरासियों के खून उबलने लगे। नाई और कुम्हार खिदमत के लिए आए, वो लौटा दिए गए। ग्वालों के घरों से दूध का एक भरा हुआ मटका आया, वो भी वापस हुआ। तंबोली एक ढोली पान लेकर आया, मगर उसकी नज़र भी कबूल न हुई। आसामियों ने आपस में कहा कि ये कोई धर्मात्मा आदमी मालूम होता है, लेकिन चपरासियों से ये बेजाब्तगियाँ क्यों कर बर्दाश्त होती। उन्होंने कहा कि हुजूर, अगर आपको ये चीज़ें पसंद ना हो तो ना लें, मगर रस्म को तो न मिटा दें। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ आएगा तो उसे नए सिरे से ये रसूम बांधने में कितनी दिक्कत होगी। पंडित जी ने इस नेक सलाह का सिर्फ इतना जवाब दिया, जिसके सर जैसी पड़ेगी आप भुगत लेगा, अभी से इसकी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। एक चपरासी ने जुर्रत करके कहा, इन आसामियों को आप जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब नहीं हैं, उनका ढंग ही ऐसा है, भेष बनाए रहते हैं, देखने में ऐसे सीधे साधे गोया बेसीन की गाय हैं, मगर सच मानिए इनमें एक एक आदमी हाईकोर्ट का वकील है। मगर चपरासियों की इस बहस पर पंडित जी का कोई असर न हुआ। उन्होंने हर एक काश्तकार से हमदर्दाना और बिरादराना बर्ताव करना शुरू किया। सुबह से 9 बजे तक गरीबों को मुफ्त दवाएं देते, फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके अखलाक ने आसामियों को मोह लिया। मालगुजारी का रुपया, जिसके लिए हर साल कुर्की और नीलामी की ज़रूरत होती थी, इमसाल एक इशारे पर वसूल हो गया। किसानों ने अपने भाग सराहे और मनाने लगे कि हमारे सरकार की कभी बदली न हो। कुंवर बिशाल सिंह अपनी रियाया की परवरिश का बहुत ख्याल रखते थे। बीज के लिए अनाज देते, मजदूरी और बैल के लिए रुपए, फसल कटने पर 1 के 1.5 वसूल कर लेते, जैसा कि मुनासिब था। चांदपार के इलाके में कितने आसामी उनके मकरूज थे। चैत का महीना था। फसल कुछ खलियान में थी, कुछ घर में आ चुकी थी। कुंवर साहब ने चांदपार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो, चैत आ गया। जब तक सख्ती न की जाए तुम लोग डकार तक नहीं लेते। इस तरह काम नहीं चल सकता। बूढ़े मलूका ने कहा, सरकार, आसामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है? कुछ अभी ले लिया जाए, कुछ फिर दे देंगे। हमारी गर्दन सरकार की मुट्ठी में है। कुंवर साहब ने फरमाया, आज कौड़ी कौड़ी चुकाकर तब यहाँ से उठने पाओगे। तुम लोग हमेशा इसी तरह हीला हवाला करते रहते हो। मलूका ने मिन्नत करके कहा, हमारा पेट है, सरकार की रोटियां हैं, हमको और क्या चाहिए? जो कुछ उपज है वो सब सरकार ही की तो है। कुंवर साहब को मलूका की इस जबान दराजी पर गुस्सा आ गया। राजा रईस ठहरे, उसे सख्त सुस्त कहा और बोले, कोई है, जरा इस बुंढे की गोशमाली तो कर दे, ये बहुत बड़बड़ कर बातें करता है। उन्होंने तो शायद धमकाने की नीयत से कहा, मगर चपरासियों की आंखों में चांदपार खटक रहा था। एक तेज दम चपरासी कादिर खान लपक कर बूढ़े किसान की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि वो बेचारा तिवराकर जमीन पर गिर पड़ा। मलूका के 2 जवान बेटे चुपचाप खड़े थे। बाप की ये हालत देखी खून ने जोश मारा। दोनों झपटे और कादिर खान पे टूट पड़े। धमाके की आवाजें आने लगी, साफा गिरा, अचकन तार तार हुई और कादिर खान जमीन दोज हो गए। हाँ, जबान की तेजी में जर्रा भर फर्क न आया। मलूका ने देखा कि बात बिगड़ गई, उठा और कादिर खान को छुड़ाकर अपने लड़कों को गालियां देने लगा। जब लड़कों ने उल्टे उसी को डांटा तो दौड़कर कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ा। मगर बात सचमुच बिगड़ चुकी थी। उसकी मसलहत आमेजियां बेअसर हुई। कुंवर साहब की आंखों से शोले निकल रहे थे। बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, वरना तेरा खून पी जाऊंगा। बूढ़े के जिस्म में खून तो न था, मगर कुछ गर्मी जरूर थी। समझा था कि ये कुछ इंसाफ करेंगे। ये फटकार सुनकर बोला, सरकार, बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और इस पर सरकार हम ही को डांटते हैं। कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है, अब उतरेगी। दोनों लड़के तैश में आकर बोले, सरकार, अपना रुपया लेंगे, किसी की इज्जत लेंगे? कुंवर साहब ने ऐंठ कर, रुपया पीछे लेंगे, पहले देखेंगे तुम्हारी इज्जत कैसी है। चांदपार के किसान अपने गांव में पहुंचकर पंडित दुर्गानाथ से ये राम कहानी कह ही रहे थे कि इतने में कुंवर साहब का आदमी पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने इसी दम आपको बुलाया है। दुर्गानाथ ने आसामियों को तसल्ली दी और घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाजिर हुए। कुंवर साहब की आंखें गुस्से से लाल थी, चेहरा तमतमाया हुआ था। तई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे। पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले, चांदपार वालों की हरकत आपने देखी? पंडित जी ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ, निहायत हैंज हुआ, ये तो ऐसे सरकश न थे। कुंवर साहब बोले, ये सब आप ही के कदमों की बरकत है। आप अभी स्कूल के लड़के हैं, आप क्या जाने दुनिया में किस तरह रहना होता है।
अगर आपका आसामियों के साथ यही बर्ताव रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। ये सब आपकी करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर आसामियों को रस्सियों से बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चू तक नहीं की। आज उनकी ये जुर्रत कि मेरे सामने मेरे ही आदमी पर हाथ चलाएं। पंडित जी ने माजरत आमेज अंदाज से कहा, हुजूर, इसमें मेरी क्या खता है? मैंने तो जब से सुना है खुद अफसोस कर रहा हूँ। कुंवर साहब ने फरमाया, आपकी खता नहीं है तो और किसकी है? आप ही ने उन्हें सर पर चढ़ाया, बेगार बंद कर दी। आप ही उनके साथ भाईचारा रखते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कद्र नहीं कर सकते। किताबी अखलाक मदरसों के लिए है, दुनियावी अखलाक का कानून दूसरा है। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं, ये मौका ऐसा ही है। कुंवर पुराने फिकैत थे, नौजवान खिलाड़ी हार गया। वो पसोपेश के जाल में फंस गया, जो नेक इरादों के लिए सुम्मे कातिल है। इस वाकये के तीसरे दिन चांदपार के आसामियों पर बकाया लगान की नालिश हुई। सम्मन आए, घर घर कोहराम मच गया। सम्मन क्या थे? मौत के बरवाने थे। देवी देवताओं की मनावन होने लगी, औरतें जमींदार को कोसने लगी और मर्द अपनी तकदीरों को। मुकर्ररा तारीख के दिन गांव के गवार कंधे पर लिपटा डोर और अंगोछे में चबेना बांधे कचहरी को चले। सैकड़ों औरतें और बच्चे रोते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते थे, गोया वो उनसे अब फिर नहीं मिलेंगे। पंडित दुर्गानाथ के लिए ये 3 दिन सख्त आजमाइश के दिन थे। एक तरफ कुंवर साहब की दिलजोइयां थीं, दूसरी तरफ किसानों की आहोजारियां। मगर पसों पेश के भंवर में 3 दिन तक होते खाने के बाद उन्हें जमीन का सहारा मिल गया। दिल ने कहा, ये पहली आजमाइश है, अगर इसमें नाकाम रहे तो फिर उनका सामना करना गैर मुमकिन। फैसला हो गया कि मैं अपने फायदे के लिए इतने बेकसों को नुकसान न पहुंचाऊंगा। 10 बजे दिन का वक्त था। अदालत के अहाता में मेला सा लगा हुआ था। जा बजा छोटे बड़े सियापोश देवताओं की पूजा हो रही थी। चांद पार के किसान गोल के गोल एक दरख्त के नीचे आकर बैठे। उनसे कुछ दूर कुंवर साहब के मुख्तारे आम और सिपाहियों और गवाहों का हुजूम था। ये लोग बहुत खुश थे। जिस तरह मछली पानी में पहुंचकर कुलेलें करती है, उसी तरह ये लोग खुश फेलियां कर रहे थे। कोई पान खा रहा था, कोई हलवाई की दुकान से पूरियों के पत्तल लिए चला आता था। उधर बेचारे किसान दरख्त के नीचे उदास बैठे हुए सोचते थे कि आज न जाने क्या होगा, नहीं मालूम क्या आफत आएगी, राम का भरोसा है। मुकद्दमा पेश हुआ। इस्तिगासा की शहादतें गुजरने लगी। ये असामी बड़े सरकश है। जब लगान मांगी जाती है तो जंग पर आमादा होते हैं। अब की उन्होंने एक हब्बा नहीं दिया। कादिर खान ने रोकर अपने सर की चोट दिखाई। सबके पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई। उन्हीं के बयान पर इस्तिगासा का फैसला था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की तरह पढ़ा रखा था, मगर उनकी जबान से पहला ही जुमला निकला था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी तरफ तेज निगाहों से देखा। वकील साहब बगलें झांकने लगे। मुख्तारे आम ने उनकी तरफ घूर कर देखा। अहलमद और पेशकार सब के सब उनकी तरफ मलामत आमीज निगाहों से देखने लगे। अदालत ने सख्त लहजे में कहा, तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेट के रूबरू खड़े हो? दुर्गानाथ ने मुअद्दबाना मगर मुस्तकिल अंदाज से जवाब दिया, जी हाँ, खूब जानता हूँ। अदालत, तुम्हारे ऊपर दरोग बयानी का मुकद्दमा आयद हो सकता है। दुर्गानाथ, बेशक, अगर मेरा बयान गलत हो। वकील, मालूम होता है किसानों के दूध घी और नजरो नियाज ने ये काया पलट कर दी है। और मजिस्ट्रेट की तरफ उसी अंदाज से कहा। दुर्गानाथ बोले, आपको इन नेमतों का ज्यादा तजुर्बा होगा, मुझे अपनी रूखी रोटियां ज्यादा प्यारी हैं। अदालत ने पूछा, तुम अजरुए हल्फ कहते हो कि इन असामियों ने बिल्कुल मुतालबा चाक कर दिया है? दुर्गानाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं अजरुए हल्फ कहता हूँ कि उनके जिम्मे लगान की एक कौड़ी बाकी नहीं है। अदालत, रसीदें क्यों नहीं दी? दुर्गानाथ, मेरे आका का हुक्म। मजिस्ट्रेट ने नालिशें खारिज कर दी। कुंवर साहब को ज्यों ही इस शिकस्त की खबर मिली, उनके गैज़ो गज़ब की कोई हद न रही। पंडित दुर्गानाथ को हजारों ही बेनुक्ते सुनाई। नमक हराम, दगाबाज, बेवफा, मक्कार, मैंने इस शख्स की कितनी खातिर की, मगर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आखिर दगा कर ही गया। खैरियत ये हुई कि पंडित दुर्गानाथ मजिस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुख्तारे आम को कुंजियां और कागजात सुपुर्द करके रुखसत हो गए थे, वरना इस नमक हरामी के सिले में कुछ दिनों तक हल्दी और गुड़ पीने की जरूरत होती। कुंवर साहब का लेन देन वसी पैमाने पर था। चांदपार बड़ा इलाका था, वहाँ के असामियों पर कई हजार की रकम आने को थी। उन्हें यकीन हो गया कि अब ये रुपया डूब जाएगा, वसूल होने की कोई उम्मीद नहीं। इस पंडित ने असामियों को सर चढ़ा दिया। अब उन्हें मेरा खौफ नहीं रहा। अपने कारिंदों और मुशीरों से सलाह ली। उन्होंने भी यही कहा कि अब वसूली की कोई सूरत नहीं। कागजात अदालत में पेश किए जाएंगे तो आमदनी का टैक्स तो लग जाएगा, मगर रुपया वसूल होना मुश्किल।
उजरदारियां होंगी, कहीं साहब में कोई गलती निकल आई तो रही सही साख भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मार पड़ेगा। मगर दूसरे दिन जब ठाकुर साहब पूजा पाठ से फारिग होकर अपने चौपाल में बैठे तो क्या देखते हैं कि चांद पार के असामी गोल के गोल चले आ रहे हैं। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये सब कोई फसाद करने तो नहीं आए, मगर किसी के हाथ में लकड़ी तक नहीं थी। मलूका आगे आगे आता था, उसने दूर ही से झुककर सलाम किया। ठाकुर साहब को ऐसी हैरत हुई गोया कोई ख्वाब देख रहे हैं। मलूका ने सामने आकर अर्ज की, सरकार, हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हुई उसे माफ किया जाए। हम लोग सब हुजूर के चाकर हैं, सरकार ने हमको पाला है, अब भी हमारे ऊपर वही निगाह रहे। कुंवर साहब का हौसला बढ़ा, समझे कि पंडित के चले जाने से इन सबों के होश ठिकाने हो गए हैं, अब किसका सहारा लेंगे। उसी बदमाश ने इन सबको भड़का दिया था। कड़क कर बोले, वो तुम्हारे हिमायती पंडित कहाँ गए? वो आ जाते तो जरा उनकी मिजाज पुरसी की जाती। बूढ़े मलूका ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, उनको कुछ न कहे, वो आदमी नहीं देवता थे। जवानी की सौगंध है जो उन्होंने आपकी कोई शिकायत की हो। वो बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते रहते कि देखो, मालिक से बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं। हमसे कभी एक लोटे पानी के रवादार नहीं हुए। चलते चलते हम लोगों से कहा कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम्मे निकले चुका देना। आप हमारे मालिक हैं, हमने आपका बहुत खाया पिया, आप ही के नमक से हमारे तन पले हैं। अब हमारी सरकारत यही बनती है कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले हमसे बता दिया जाए, हम एक एक कौड़ी चुकाकर तब पानी पिएंगे। कुंवर साहब को सख्ता सा हो गया। उन्हें रुपयों के लिए कितनी बार जबरदस्ती खेत कटवाए गई, कितनी बार घरों में आग लगवाई गई, कितनी बार मारपीट की, कैसी कैसी सख्तियां की, कैसे कैसे सितम ढाए, और आज ये सब खुद ब खुद सारा हिसाब साफ करने आए हैं। ये क्या जादू है? मुख्तार आम साहब ने कागजात खोले और असानियों ने अपनी अपनी पोटलियां खोली। जिसके जिम्मे जितना निकला उसने बेचूं चरा वो रकम सामने रख दी। देखते देखते सामने रुपयों का ढेर लग गया। 6,000 रुपया दम की दम में वसूल हो गया। किसी के जिम्मे कुछ बाकी नहीं। ये सच्चाई और इंसाफ की फतह थी। जबरदस्ती और जुल्म से जो काम कभी ना हुआ वो इंसानियत ने पूरा कर दिखाया। कल जब से ये लोग मुकदमा जीत कर घर आए उसी वक्त से इन्हें रुपया अदा करने की धुन सवार थी। पंडित जी को वो सचमुच देवता समझने लगे थे और ये उनकी सख्त ताकीद थी। किसी ने गल्ला बेचा, किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने बैल फरोख्त कर डाले। ये सब कुछ सहा मगर पंडित जी की बात न टाली। कुंवर साहब के दिल में पंडित जी की तरफ से जो बदगुमानी और कुदूरत थी वो बहुत कुछ मिट गई, मगर उन्होंने हमेशा सख्ती और जुल्म से काम लिया था। उन्हीं उसूलों के वो कायल थे। इंसाफ और सच्चाई और मुलायमियत की उन्होंने हमेशा आजमाइश नहीं की और उन पर उनका बिल्कुल एतकाद न था। मगर आज उन्हें साफ नजर आ रहा था कि सच्चाई और नरमी में बड़ी ताकत है। ये असामी मेरे काबू से निकल गए थे, मैं उनका क्या बिगाड़ सकता था? ये खौफ का करिश्मा नहीं, हक और इंसाफ की तासीर है। जरूर वो पंडित सच्चा और धर्मात्मा आदमी था, उसमें मसलहत अंदेशी न हो, मौका शनासी न हो, मगर इसमें कोई शक नहीं कि वो सच्चा और बेलौस था। जब तक हमको किसी चीज़ की ज़रूरत न हो उसकी हमारी निगाहों में कदर नहीं होती। हरी धूप भी किसी वक्त अशरफियों के तौल बिक जाती है। कुंवर साहब का काम एक बेलौस आदमी के बगैर रुका नहीं रह सकता था। इसलिए पंडित जी के इस मर्दाना फेल की कदर एक शायर का फिक्र सुखन से ज़्यादा ना हुई। चांद पार के असामियों ने तो उसके बाद अपने ज़मींदार को किसी किस्म की तकलीफ न दी। हाँ, रियासत के दूसरे हिस्सों में वही साबिक दस्तूर रगड़ झगड़ मची रहती थी। रोज़ाना अदालत, रोज़ाना फौजदारी, रोज़ाना डांट फटकार, मगर ये सब ज़मींदारी के सिंगार हैं। इनके बगैर ज़मींदारी क्या? आखिर वो दिन भर बैठे बैठे क्या मच्छियाँ मारे। कुंवर साहब इसी तरह शान कदीम के साथ अपना इंतज़ाम संभालते थे। कई साल गुजर गए। कुंवर साहब का कारोबार रोज बरोज चमकता गया और बावजूद इसके कि 5 लड़कियों की शादियां बड़े हौसले और धूम से दाम से की, उनके उरूज में जवाल ना आया। हाँ, पुआ अलबत्ता कुछ कुछ ढीले होने लगे। अफसोस ये था कि अब तक इस माल व ज़र और जाओ हशम का कोई वारिस नहीं था। भांजे, भतीजे और नवासे रियासत पर दांत लगाए हुए थे। कुंवर साहब का दिल इन दुनियावी झगड़ों से फिरता जाता था। आखिर ये रोना धोना किसके लिए? अब उनके तर्ज जिंदगी में एक इनकलाब हुआ। कभी कभी साधु संत उनके दरवाजे पर धूनी रमाए नजर आते। वो खुद अब भगवत गीता और विष्णु पुराण ज्यादा पढ़ते। बैतरनी घाट से उतरने के सामान होने लगे। लेकिन परमात्मा की मर्जी, साधु संतों की दुआ की बदौलत, खाह धर्म और पुण्य के असर से बुढ़ापे में उनके लड़का पैदा हुआ। सूखा पेड़ हरा हुआ, जिंदगी की उम्मीदें बराईं, खूब दिल खोलकर मालो जर लुटाया।
मगर जिस तरह बांस की जड़ें निकली हुई कोपल ज्यों-ज्यों बढ़ती है, बांस सूखता है, उसी तरह कुंवर साहब भी जिस्मानी आरिज़ों में मुब्तला होते गए। हमेशा वैद्यों और डॉक्टरों का तांता लगा रहता, मगर मालूम होता था कि दवाओं का उल्टा असर हो रहा है। काबिज मुसहल और मुसहल काबिज का काम करती। ज्यों त्यों करके उन्होंने 2-2.5 साल काटे, यहाँ तक कि ताकतों ने जवाब दे दिया। जिंदगी की आस टूट गई। मालूम हो गया कि मेरे दिन करीब हैं, मगर ये सारी जायदाद और सारा कारोबार किस पर छोड़ जाऊं? अफसोस अरमान दिल ही में रह गया। बच्चे का ब्याह भी न देख सका। इसकी तुतली बातें सुनने की भी नौबत न आई। इस जिगर के टुकड़े को किसे सौंपूं जो इसे अपना बेटा समझे, पौधे को सींचे पाले और इसकी पूंजी उसे सौंप दे। लड़के की माँ औरत जात, न कुछ जाने न सुने। इससे कारोबार संभलना मुश्किल। मुख्तारे आम और गुमाश्ते और कारिंदे दर्जनों हैं, मगर सब के सब दगाबाज, ईमान फरोश, खुद गर्ज। एक भी ऐसा आदमी नहीं जिस पर मेरी तबीयत जमे। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द कर दूं तो वहाँ भी वही सब आफतें। कोई इधर दबाएगा, कोई उधर खींचेगा। यतीम बच्चे का कौन पुरसान होगा? हाय, मैंने आदमी की कद्र न की। मुझे आदमी नहीं, हीरा मिल गया था। मैंने इसे ठीकरा समझा। कैसा सच्चा, कैसा दलेर, अपने ईमान पर कायम रहने वाला आदमी था। वो अगर कहीं मुझे मिल जाए तो मेरे सब बिगड़े काम बन जाएं। इस बदनसीब लड़के के दिन फिर जाएं। मैं उसके पैरों पर सर रख दूंगा, उसे मनाऊंगा और अपने लाल को उसके कदमों पर डाल दूंगा। मैं अपने जन्म की कमाई उसके सुपुर्द कर दूंगा। उसके दिल में दर्द है, रहम है। वो एक यतीम पर तरस खाएगा। आह, काश मुझे उसके दर्शन मिल जाते। मैं उसके देवता की पैर धो धोकर माथे पर चढ़ाता, आंसुओं से उसके पैर धोता, उसकी मिन्नत करता, उससे दया का दान मांगता। वही अगर हाथ लगाए तो ये डूबती हुई डोंगी पार लग सकती है। ठाकुर साहब की हालत रोज बरोज खराब होती गई। वक्त आखिर आ पहुंचा। उन्हें पंडित दुर्गानाथ की रट लगी हुई थी। बच्चे की सूरत देखते और कलेजे से एक आह निकल जाती। बार बार पछताते और कफे अफसोस मलते। हाय, उस देवता को कहाँ पाऊं जो शख्स इस वक्त उनके दर्शन करा दे। आधी जायदाद उसके निछावर कर दूं। प्यारे पंडित, मेरी खता मुआफ करो। मैं अंधा था, नादान था। अब मेरी बाह पकड़ो, मुझे डूबने से बचाओ। इस मासूम बच्चे पर तरस खाओ। अजीजों अकारिब का जमघट सामने खड़ा था। कुंवर साहब ने उनके चेहरों की तरफ नीम व आंखों से देखा। सच्ची गमखारी कहीं नजर न आई। हर एक चेहरे पर खुद गर्जी झलक रही थी। आलम यास में उन्होंने आंखें मूंद ली। उनकी बीवी जार जार रो रही थी। आखिर उससे जब्त ना हो सका। उसने रोते हुए करीब जाकर कहा, पति जी, हमको और इस अनाथ बालक को किस पर छोड़े जाते हो? कुंवर साहब ने आहिस्ते से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर। वो जल्द आएंगे, मेरा दिल कहता है। उनसे कह देना कि मैंने अपना सब कुछ उसके भेंट कर दिया। ये मेरी आखिरी वसीयत है। तो दोस्तों, ये थी महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की लिखी प्रेरणादायक कहानी पछतावा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सुंदर कहानियाँ, कविताएं और गज़लें सुनने के लिए हमारे चैनल अभिनव कविता एवं कहानियों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले सुन सकें।